हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों, इस चैनल का उद्देश्य मात्र एक है, आपको गणित में शून्य से शिखर तक पहुंचाना। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का अंशाल पेपर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और कापी पेन लेकर बैठ जाइए और हर एक सवाल का अभ्यास करिए। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए बच्चों, हम लोग 2024 का सेट फर्स्ट लगाते हैं, जिसका पेपर कोड है बच्चों 822 HV। बच्चों, मैंने बोर्ड पर विकल्पीय के 4 सवाल लिखे हैं। आइए समझते हैं और एक एक करके हम लोग लगाते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो बच्चों, बहुपद जितना घातीय होता है, अगर वहां त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। मतलब जितने घातीय होगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। तो बच्चों, एकदम आसान सा सवाल है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आसान है, 140 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, 2 से काटिए तो 35 दूना 70, 5 से काटिए 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो देखिए बच्चों, गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर, 5 गुणे 7। ऑप्शन मैच कराइए, 2 का स्क्वायर 5 गुणे 7। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 2 का स्क्वायर 5 गुणे 7 मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी क्या है बच्चों? सही है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आइए बच्चों, तीसरा सवाल लगाइए। तीसरा सवाल कहता है बच्चों, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए, जैसे आप 19 में भाग कर रहे हैं 2 से, तो 2 नवा 18, यहां घटाएंगे तो शेष कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो जो 19 है वो है भाज्य, और जो 2 है वो है भाजक, भाग देने वाला, और 9 है भागफल, 1 है शेषफल। तो इसको सत्यापित कीजिए बच्चों। भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है? 19, बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है? 2, 2 गुणे 9, ठीक, धन शेषफल धन 1। तो 2 नवा 18 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों? 19। 19 ही मेरा क्या था? भाज्य था। समझ में आया? तो इस सूत्र को मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सत्यापित करके मैंने दिखाया है। कोई दिक्कत बच्चों? अरे जनरल सा चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। बच्चों, बोर्ड से मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 लगाकर दिखा सकूं। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक, ऑप्शन नंबर डी
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट बच्चों ये है, मैं दो समीकरण मान ले रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसे आप भली बात जानते हैं बच्चों, ये क्या है, इक्वेशन को पहचानिए। तो इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं। तो दो चर वाला, और चर की घात कितनी है बच्चों, एक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है। और दो चर वाला रैखिक समीकरण है बच्चों, और कितने रैखिक समीकरण लिखे गए हैं, यहां पर दो रैखिक समीकरण लिखे गए हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, युग्म, मतलब इन्हें जोड़ा कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है बच्चों। तो मैंने क्या किया है, दो समीकरण मैंने आपके सामने लिखा है। अब ध्यान दीजिए, इससे कुछ कंडीशन निकल करके आते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये रैखिक समीकरण युग्म, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं बच्चों, संगत कहलाते हैं। दो केस में बच्चों, पहला केस जब इनका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, ठीक, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो। दूसरी बात बच्चों, अब पहली बात यह समझ लीजिए, अद्वितीय हल किस केस में बनेगा। तो बच्चों, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो बच्चों इस युग्म का अद्वितीय हल होगा। समझ में आया। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे होता है। तो बच्चों, आप जब भी ऐसे युग्मों का ग्राफ खींचेंगे, तो वो ग्राफ कहीं ना कहीं जा करके काटेंगे, यानी उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रैखिक समीकरण निकाय का कितना हल होता है बच्चों, अद्वितीय हल होता है। और ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। अब चूंकि हल निकल रहा है रैखिक समीकरण युग्म का, इसलिए इस निकाय को बोलिए या रैखिक समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, संगत युग्म बोलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगली कहानी है, एक केस और बनता है बच्चों संगत का, वो बनता है अनंत हल। अनंत हल। अब बच्चों समझना यह है कि अनंत हल कब बनता है। तो आप बताइए, अनंत हल कब बनता है बच्चों। अनंत हल तब बनेगा जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल हो c1/c2 के। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप ग्राफ खींचेंगे ऐसे रेखाओं का, कि उस केस में क्या होता हो, a1/a2 बराबर होता हो b1/b2 बराबर होता हो c1/c2। तो जब इस प्रकार की रेखाओं का आप ग्राफ खींचेंगे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, यानी दोनों रेखाएं समपाती रहेंगी। अब बताइए, जब दो रेखाएं समपाती रहेंगी, तो ढेर सारे बिंदु वहां पर टच हो रहे हैं, बोलिए, तो कितने हल निकलेंगे उसके, अनंत हल निकलेंगे। पहले वाले केस में क्या हुआ था, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी थी, यानी कहीं काट रही थी इस प्रकार से, तो कितना हल निकल रहा था, यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा था, यानी अद्वितीय हल, ठीक है बच्चों। और दूसरे केस में क्या, अब इस केस में क्या होगा बच्चों, कि दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर जाने लगेंगी जब आप ग्राफ खींचेंगे, यानी अपरिमित रूप से अनंत बिंदु दोनों रेखाओं के टच में आ जाएंगे। तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे बच्चों। तो अनंत हल होने का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक।
जब भी आप ऐसे रेखाओं का आप ग्राफ खींचेंगे तो संपाती रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, और उस केस में क्या होगा, दोनों रेखाओं का जो हल होगा वो कितना होगा, अनंत हल होगा बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब आइए, समीकरण निकाय या बोलिए समीकरण युग्म असंगत होता है, असंगत होता है बच्चों, ये आप आराम से बता सकते हैं, जब कोई हल ना हो, कोई हल नहीं। किस केस में बच्चों? कोई हल नहीं। क्लियर बच्चों? समीकरण युग्म असंगत कहलाता है जब उनका कोई हल ना हो। अब इसका कंडीशन होता है बच्चों, a1/a2 इक्वल तो होता है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता c1/c2 के। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस केस में जब ऐसी रेखाओं का आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब आप ही बता दीजिए, जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो क्या कोई हल निकलेगा? जब वो प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी कहीं पर तो कोई हल निकलेगा? कोई हल नहीं निकलेगा बच्चों। दोनों रेखाएं ऐसे समांतर चली जाएंगी और कोई हल नहीं निकलेगा। समझ में आ गया बच्चों? ग्राफ आप खींचेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप एक काम करिएगा, इन पर एक एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा और ग्राफ खींच करके चेक करिएगा, तो आपको भली बात बहुत अच्छे से समझ में सारी बातें आने लगेंगी। ठीक है बच्चों? देखिए, अंशाल में बच्चों होता है अभ्यास करने के लिए, ताकि आप अभ्यास कर पाएं और ये अंदाजा लगा पाएं कि कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। और आपको अंशाल में लगाने में मजा तभी आएगा जब या तो आप सिलेबस समाप्ति की तरफ होंगे, है ना, या आप समाप्त कर चुके होंगे। तो उस केस में बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से अंशाल समझ में आता है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आनंद भी आता है बच्चों, है ना। फिलहाल कोई बात नहीं, आप अभ्यास करते रहें। मैं आपके समक्ष जो है आज सेट 1 लेके आया हूं। जैसे ही सेट 1 खत्म होगा, सेट 2 और सेट 3, है ना, कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि लगभग 3 साल का मैं 3 सेट करवा दूं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। लेकिन बच्चों मेरा कहना यह होगा, एक बार सिलेबस आपका पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए, ताकि आप बेहतरीन ढंग से एग्जाम में लिख पाएं। अंशाल का बच्चों यथार्थ ये है कि एक बार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, है ना। आपको वैरायटी पता चलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, है ना। टारगेट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा, कहाँ लगा दूं बच्चों? यहां लगा दे रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए यहां देखिए a1 कितना है, तुलना कराइए ना। देखो x के सामने कौन है, a1, तो यहां x के सामने कौन है, 1। a1 कितना है बच्चों, 1। ठीक, y के सामने कौन है, b1, तो y के सामने यहां कितना है, 2, तो b1 कितना है बच्चों, 2। c1 कितना है बच्चों, 5। ठीक, ऐसे दूसरे इक्वेशन में बताइए a2 कितना है बच्चों, यहां पर -3। ठीक, b2 कितना है बच्चों, -6। C2 यहां कितना है बच्चों, तुलना कराइए, C2 कितना है, C2 है 1। क्लियर है बच्चों? अब आप आराम से कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। आइए हम लोग a1/a2 निकाला जाए, a1/a2, तो 1/-3। क्लियर बच्चों? माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक है, अब निकालिए b1/b2। तो बच्चों b1 का मान रखिए, b1 का मान है 2, b2 का मान है -6। जब आप काटेंगे 2 × 2, 2 × 3 = 6, माइनस को ऊपर कर दीजिए तो -1/3। तो देखिए a1/a2 का मान आया है
-1/3, b1/b2 का मान आया है -1/3। अब निकालिए c1/c2। c1 कितना है बच्चों? 5। c2 कितना है? 1। 5/1 को आप 5 कह सकते हो। अब जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों, यहां जगह है, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, यहां से मैंने हल किया है। देखिए बच्चों, देखिए a1/a2 कितना आया है? -1/3। b1/b2 कितना आया है? -1/3। c1/c2 कितना आया है? 5/1। तो आप क्या देख रहे हैं? स्पष्ट है, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बच्चों? a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। अब कंडीशन मैच कराइए बच्चों, कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है? कोई हल नहीं। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तो ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर जो ये सवाल दिया गया है बच्चों, यहाँ पर यही केस बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन मैच कराइए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अद्वितीय ये तो नहीं होगा बच्चों, 2 नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी चौथा ऑप्शन सही कह रहा है। किसी ऑप्शन में बच्चों ये नहीं दिया कि कोई हल नहीं। अगर कोई ऑप्शन ऐसे देता कोई हल नहीं तो हम उसको टिक कर देते, है ना, लेकिन नहीं दिया। लेकिन देखिए ए बी सी तीनों गलत हो गए। चौथा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों विकल्प में से कोई नहीं। तो चौथा विकल्प सही बोल रहा है ना? सही बोल रहा है भाई, कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक? तो ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, ठीक? ध्यान दीजिए, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता कोई हल नहीं तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देते, लेकिन वो ऑप्शन कहीं है ही नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी तो बता रहा है ना कि ए बी सी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही कह रहा है। समझ में आ गया बच्चों? अब चलेंगे बच्चों आगे की सवाल की तरफ। आइए बच्चों हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। बच्चों अगला सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट 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 का सार्व अंतर होगा। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बच्चों पहले आप ये बताइए समांतर श्रेणी होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में एक निश्चित अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समझ में आ रहा बच्चों? और ऐसी अचर राशि को बच्चों सार्व अंतर कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, देखिए 2 4 6 8। ये बताइए कौन सी श्रेणी चल रही है? देखिए 2 में कितना जुड़ा बच्चों? 2 जुड़ा, फिर 4 हुआ, 4 में फिर 2 जुड़ा, 6 हुआ, 6 में फिर 2 जुड़ा, 8 हुआ। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो ये श्रेणी लिखी गई है इसको आप देखने का प्रयास करें तो इसमें क्या है बच्चों? प्रत्येक पद अपने पूर्व वाले पद में एक निश्चित अचर राशि या कहें अचर संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। और वो संख्या कौन है बच्चों? 2 है। देखिए अगर हम बात करते हैं द्वितीय पद कैसे मिला है, तो बताइए द्वितीय पद से पहले कौन आता है? पूर्व कौन आता है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना था? 2। 2 में कितना जुड़ा बच्चों? 2 तो कितना हो गया? 4। अगर हम आपसे पूछें तीसरा पद कैसे मिला है, तो तीसरा पद बच्चों कितना है? 6। कैसे प्राप्त हुआ है? इसका पूर्व पद कौन है? द्वितीय पद। और द्वितीय पद में कौन जुड़ रहा है? 2।
तो 4 2 6। अगर हम आपसे पूछें इस श्रेणी का चतुर्थ पद यानी कितना है 8, ये कैसे प्राप्त हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो तृतीय पद कितना था 6, यानी 8 का ये तो पूर्व पद ही तो हुआ, पूर्व मतलब पहले। तो 8 का पूर्व पद 6 है, यानी तीसरा पद श्रेणी का 6 है। उसमें कितना जुड़ा 2, तो कितना मिला हमें 8। तो बच्चों यहां एक ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में एक निश्चित या कहिए अचर राशि जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रही है। और उस अचर राशि को बच्चों बोलते हैं सार्वंतर, और डिनोट करते हैं बच्चों डी से। और निकालने का तरीका क्या है बच्चों, कोई भी टर्म उठाइए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लीजिए, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लीजिए। कहने का मतलब है कोई टर्म उठाओ, उस टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को घटा दो, सार्वंतर निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूं, डी बराबर एक टर्म मैंने उठाया 6, इसका जस्ट पूर्व पद कौन है 4, 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2। सर्वंतर इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों। इसे श्रेणी का बोलते हैं प्रथम पद, और इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, सवाल को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। तो उसमें हमसे पूछा है 5वां सवाल, सवाल को ध्यान से देखिए। तो आपसे सार्वंतर पूछा गया है, तो आप कोई भी एक टर्म उठा लो, है ना, कोई भी ऐसा टर्म उठाओ, लेकिन ध्यान रहे कि उससे पहले कोई ना कोई टर्म रहे, तभी आप घटा पाओगे। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां उठा ले रहा हूं 3, ठीक है। तो 3 में से घटाओ उसका पूर्व पद कौन है -1, तो 3 में से -1 घटा दो, अभी आपका तुरंत सार्वंतर आ जाएगा। कोई बच्चा 7 में से 3 घटाएगा, उसका भी सही आएगा। कोई बच्चा -1 में से -5 घटाएगा, उसका भी सही आएगा। कहने का यथार्थ यह है बच्चों, एक टर्म आप उठाओ और उसके पूर्व वाले पद को क्या कर दो, घटा दो, सार्वंतर आपका तुरंत निकल जाएगा। अब आप जो कहिए वो मैं घटा दूं। चलिए मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूं, या चलिए यही ले रहा हूं। देखो 3 माइनस 3 का पूर्व पद कौन है -1। कोई दिक्कत बच्चों? मैंने T3 उठाया है, तो T3 में से क्या घटाएंगे T2, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे। फोर्थ उठाओगे तो फोर्थ में से थर्ड घटाओगे, सेकंड उठाओगे तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे। क्लियर है? तो मैंने 3 में से -1 को घटा दिया। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कितना आ गया बच्चों 4। ऑप्शन मैच कराइए, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है बच्चों, कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं इतने एरिया को हटा दे रहा हूं ताकि हमें कुछ जगह मिल पाए अगले सवाल को लगाने के लिए। अब छठा सवाल देखिए बच्चों, छठा सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर होगा। तो बच्चों विविध कर हमसे पूछा गया है, बहुत ही आसान है। विविध कर होता है बच्चों b² - 4ac। ऑप्शन देखिए कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, b² - 4ac। क्लियर है बच्चों, b² - 4ac। कोई दिक्कत है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, विविधकर होता है b² - 4ac। आप द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों दो बिंदुओं 2 3, है ना, एक बिंदु है 2 3 और एक बिंदु है 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। देखिए मैं यहां बता रहा हूं आपको, अब दूरी सूत्र लगा दीजिए बच्चों। देखिए
बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी। तो बच्चों सूत्र होता है, दूरी सूत्र होता है बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये होता है दूरी सूत्र। इसी सूत्र का उपयोग कर दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 2 दूना 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर वो कर देगा प्लस। अब ध्यान दीजिए 4 4 कितना हो गया बच्चों 8, 8 का फैक्टर करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए जोड़ा बन गया, ठीक है, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 2, बचेगा अंडर रूट में कितना 2। तो दूरी आ गया बच्चों 2√2 इकाई। अब ऑप्शन मैच कराइए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, 2√2। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों एक बार मैं हट जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, 8वां सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो स्मॉल m का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 12। क्लियर है बच्चों। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया गया द्विघात समीकरण क्या दिया है बच्चों, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। अब बच्चों प्रश्न कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो विविध कर शून्य के बराबर होता है। क्लियर। तो आइए उसी कंडीशन को हम लोग यहां पर अप्लाई कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। अब बताइए बराबर हैं तो उस केस में क्या होगा, विविध कर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, विविध कर कैपिटल डी बराबर 0 हो जाता है बच्चों। विविध कर कैपिटल डी बराबर 0। विविध कर का सूत्र लगा दीजिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पे कितना है बच्चों -12। आप तुलना करा दीजिए ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा दीजिए। तो a की जगह पे कितना है, a की जगह पर कितना है 3, b की जगह पर कितना है -12, c की जगह पर कितना है m। सारे मानों को रख दीजिए। तो b का मान रख दीजिए -12 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर कितना है 3, c की जगह पर कितना है m बराबर 0। अब बच्चों इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्मॉल m का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, 12/m 144 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 तियां 12m बराबर 0, या 144 को बच्चों उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो -144 हो जाएगा, इधर बचेगा -12m, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो m बराबर बचेगा 144/12
और जब 12 से भाग करेंगे तो 12 बराबर में 144, यानी m का मान आ जाएगा बच्चों 12 है। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन मैच कराइए। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बच्चों ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, 12। कोई दिक्कत है बच्चों? बच्चों मैं एक बार हट जा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि ये विकल्पीय है, आपको ऐसे लगाने नहीं होंगे, लेकिन आप बिना लगाए बता भी तो नहीं पाओगे। आपको रब भी कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन बता पाएंगे। अब बच्चों आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है। एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी। बच्चों इस समबाहु त्रिभुज एबीसी की जो भुजाएं दी गई हैं वो कितना है? 2a 2a 2a। समबाहु त्रिभुज है बच्चों, इसकी सभी भुजाएं 2a 2a हैं, और प्रत्येक कोण भी इसका कितना होगा? 60 60 60। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये हमसे पूछ रहे हैं प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। तो आप क्या करिए, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल दीजिए। ठीक, सपोज करिए मैंने ए से बीसी भुजा पर एडी परपेंडिकुलर डाल दिया। कोई दिक्कत? एक चीज बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, या आपको कहीं ना कहीं सवाल में मिला भी होगा ये चीज, कि आप समबाहु त्रिभुज में जब भी किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो वहां क्या करता है, लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। यानी अगर ये 2a है तो यहां से यहां तक a हो जाएगा और यहां से यहां तक a हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे होगा इसको भी सुन लीजिए। जब आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाएंगे तो संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर आएंगी बच्चों। फलस्वरूप क्या होता है, इतनी दूरी बराबर आ रही है, तो बताओ पूरा 2a है तो इतना इतना बराबर हो गया, तो कितना कितना होगा? a। यही कारण है बच्चों कि सम्मुख भुजा दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। क्या कारण है? जब आप इन दोनों त्रिभुज को, किसके त्रिभुज को, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC को सर्वांशम दिखाएंगे तो संगत भुजाएं इनकी बराबर आ जाएंगी, अर्थात BD भुजा बराबर DC भुजा। तो बताइए पूरा 2a है तो बराबर बराबर बटेगा तो a में बट जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है शीर्षलंब की लंबाई बच्चों। अब एकदम आसान है, चाहे ये वाला त्रिभुज उठा लो, चाहे ये वाला त्रिभुज उठा लो, है ना, कोई भी उठा लीजिए और लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADB में मैं बच्चों लगा दे रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, 90 के सामने कर्ण AB, लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर, धन आधार स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? वैल्यू रखिए। AB का मान कितना है? AB का मान कितना है? 2a का स्क्वायर। AD का मान कितना है? निकालना है AD स्क्वायर। BD कितना है बच्चों? A का स्क्वायर, या 2 दूना 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर A स्क्वायर। A स्क्वायर को बच्चों उधर भेज दीजिए तो जाएगा 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट जाएगा, तो भेज दीजिए, which gives AD स्क्वायर बराबर a स्क्वायर उधर भेज दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, AD स्क्वायर को उधर ना लिखकर इधर लिख रहा हूं, और 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा 3a स्क्वायर इधर ना लिख करके राइट साइड में लिख रहा हूं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो AD स्क्वायर बराबर, चलो एक लाइन लिख दे रहा हूं, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
तो AD² बच्चों आ गया 3A²। ठीक है, स्क्वायर फ्री कर दीजिए यहां से। ठीक है, स्क्वायर यहां से फ्री कर दीजिए बच्चों। देखिए AD बराबर अंडर रूट चला जाएगा 3A²। ठीक है, AD बराबर A² का वर्गमूल निकल जाएगा A, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों। अगर आप निकालना चाहेंगे तो दशमलव में जाएगा, 1.732 करके, है ना। लेकिन दशमलव में कोई विकल्प है नहीं, तो हम लोग यहीं तक करते हैं। यानी जो हमारे शीर्षलंब की लंबाई आ गई A√3, AD ही तो हमारा शीर्षलंब है, तो AD का कितना आ गया वैल्यू, A√3। ऑप्शन मैच कराइए, तो बच्चों ऑप्शन नंबर C एकदम सही है। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए क्या होगा। तो बच्चों देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 5, ऑप्शन नंबर D 6। तो आइए बच्चों पहले इस सवाल को लगाते हैं, तब हम लोग ऑप्शन देखा जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग लगाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लगाया जाएगा इस सवाल को, समझिए। देखिए बच्चों, एक आपको पहले टेबल बनाना होगा, वर्ग अंतराल, ठीक, फिर मध्यमान। मध्यमान बच्चों x से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद बारंबारता, स्मॉल f से बच्चों व्यक्त करते हैं इसको। और एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा f इंटू एक्स का, मतलब एक ही टेबल बनेगा, लेकिन बच्चों इसमें 4 चीजें आएंगी, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता, और एक बनेगा आपका f इंटू एक्स। ठीक, वर्ग अंतराल बच्चों कितना दिया हुआ है, 1 से 3। मध्यमान बच्चों निकालिए, मध्यमान क्या होता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4, 4 का आधा कितना होगा 2। ठीक, बारंबारता कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत बच्चों? अब ध्यान दीजिए, f इंटू एक्स भी निकाल लीजिए लगे हाथ, 3 दूना 6। कोई दिक्कत? अगला वर्ग अंतराल कितना है, 3 से 5। ठीक है बच्चों, मध्यमान निकालिए, 5 3 8, 8 का आधा 4। बारंबारता कितना है 2, f इंटू एक्स निकाल लीजिए, 2 चौक 8। कोई दिक्कत बच्चों? अगला वर्ग अंतराल कितना है, 5 से 7। 5 से 7, मध्यमान निकालिए, 7 5 12, 12 का आधा करेंगे कितना आएगा 6। बारंबारता कितना है 4, गुणा करिए, 4 छक 24, तो या फिर 2x के नीचे क्या लिखेंगे 24। कोई दिक्कत है बच्चों? अगला वर्ग अंतराल क्या है, 7 से 9। निकालिए मध्यमान, 9 7 16, 16 का आधा करेंगे 8। ठीक है, बारंबारता कितना है 2। क्लियर है बच्चों? गुणा करिए, 2 8 16 है, या फिर 2x निकल गया, 2 8 16 है। अगला वर्ग अंतराल क्या है बच्चों, 9 से 11। 9 से 11, और मध्यमान निकालिए, 11 9 20, 20 का आधा हो जाएगा 10। बारंबारता कितना है बच्चों 3, या फिर 2x निकालिए, तो 3 दहियम 30। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल आपको बच्चों तैयार करना होता है पहले। सबको समझ में आया होगा बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अगला काम आपको बच्चों ये करना है कि आपको निकाल लेना है समेशन ऑफ एफ एक्स। मैं दूसरे कलर का पेन ले ले रहा हूं,
ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग निकाल लेते हैं नीचे। समेशन ऑफ f इंटू एक्स। समेशन ऑफ f इंटू एक्स मतलब बच्चों, जो आपने f इंटू एक्स निकाला है सबको जोड़ लीजिए। समेशन का मतलब यही होता है, तो जोड़ लीजिए। देखिए 24 6 30, 30 8 38, 38 10 48, 2 50 4 54, 54 10 64, 10 74, 10 84। यानी बच्चों समेशन ऑफ f इंटू एक्स कितना आ गया? 84। कोई दिक्कत? अब आपको एक काम और करना है, ठीक है। ऐसे ही समेशन ऑफ f निकालना होगा आपको। देखिए कितना होगा, 3 2 5 4 9, 2 11, 3 14। तो बच्चों समेशन ऑफ f आ गया 14। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, अब निकाल लीजिए समांतर माध्य। ये बच्चों होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया है बच्चों? 84। समेशन ऑफ एफ कितना आया है बच्चों? 14 है। ठीक है, भाग करिए। 14 कम 14, सीधे काट दीजिए। 14 छक 84, कट रहा है एकदम, काट दीजिए। तो 14 कम 14, 14 छक 84। तो बच्चों कितना आ गया? 6/1 मतलब 6। कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत बच्चों? क्या क्या इस सवाल में विषय समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, वर्ग अंतराल दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या निकाला? मध्यमान x। कैसे निकाला? वर्ग अंतराल जो दिया है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दिया गया और उसका आधा कर दिया गया। देखिए 1 और 3 जोड़ा गया 4, 4 का आधा 2, 3 5 8, 8 का आधा 4, 5 7 12 का आधा 6, 7 9 16 आधा 8, 11 9 20 का आधा 10। मध्यमान निकल गया। बारंबारता उन्होंने दे रखा था, गुणा करा दिया f इंटू एक्स। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 8 दूना 16, 10 तिया 30। समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, सबको जोड़ लिया, कितना आया? 84। समेशन ऑफ एफ निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों? 14। समांतर माध्य का सूत्र होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। 84/14, तो आ गया बच्चों 6। कोई दिक्कत है बच्चों? तो बच्चों इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। फिर हम आपसे कल मिलते हैं इसके आगे के सवालों के साथ, और ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें, और ऐसे ही पढ़ते रहें हमारे साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे के सवालों के साथ। ऐसे मेहनत से पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।